सीतायन, अनकही कहानी। लेखिका चित्रा बनर्जी दिवाकरुनी। चैप्टर 7। मैं अपने पालकी से उतरकर महल के सामने खड़ी हुई। ये विशाल पत्थर से निर्मित एक मोनोलिथिक संरचना थी, जो रात के अंधकार में भव्य रूप से चमक रही थी। थकावट के बावजूद मैं अपने नए परिवार से मिलने के लिए उत्साहित थी। जब राम ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे आगे ले गए, तो मैं उत्सुकता और थोड़ी घबराहट के साथ उनके साथ हो ली, ये सोचते हुए कि मैं उन्हें पसंद करने के लिए क्या कर सकती हूँ। मुझे बिल्कुल अंदाजा नहीं था कि मैं महल की राजनीति के भंवर में फंसने वाली हूँ। दशरथ की तीनों रानियां, कौशल्या, कैकी और सुमित्रा, महल के विशाल द्वारों के सामने खड़ी थीं, अपनी नई बहुओं का स्वागत करने के लिए। तीनों साथ साथ खड़ी थी, सौहार्द का प्रतीक, जिसे देखकर मुझे लगा कि शायद मेरी माँ को उनके बीच प्रतिद्वंद्विता के बारे में गलत सूचना दी गई थी। सोचने का समय नहीं था, क्योंकि राम मुझे अपनी माँ से परिचित करा रहे थे। मैंने देखा कि कौशल्या अन्य दो महिलाओं से काफी बड़ी थी। उनके चेहरे पर झुर्रियां और आँखों के नीचे गहरे काले घेरे थे, लेकिन उनकी मुस्कान सच्ची थी। जब उन्होंने मेरे माथे पर सिंदूर लगाया और मेरे हाथों को अपने हाथों में लिया, प्रत्येक रानी के पीछे सेवकों की पंक्ति थी, जो नई बहुओं के लिए उपहार लेकर खड़ी थी। मैंने तुरंत देखा कि एक पंक्ति अन्य पंक्तियों की तुलना में बहुत लंबी थी। उस पंक्ति के सामने खड़ी रानी कैकी लंबी और आकर्षक थी और एक शानदार लाल साड़ी पहने थी। वह भरत का स्वागत कर रही थी, इसलिए मैंने अनुमान लगाया कि वह कैकी होंगी। मैं उनके चेहरे को उत्सुकता से देखने की कोशिश कर रही थी, लेकिन उनका अधिकांश चेहरा गहनों और चमकदार घूंघट से ढका हुआ था। सेवक जब नई बहुओं को उपहार देने के लिए आगे आए, तो मैंने समझा कि ये वे उपहार थे जिन्हें रानियों ने अपनी निजी तिजोरी से खरीदा था। इन उपहारों की गुणवत्ता और खर्च से रानियों की संपन्नता और शक्ति का पता चलता था। इस मामले में कैकी अन्य रानियों से बहुत आगे थी। जब कौशल्या के सेवकों ने मुझे मेरे उपहार दिए, तो मैंने देखा कि वे अच्छे हाल में थे, लेकिन नए नहीं। मेरी सास ने ये बात स्वीकार की। उनकी आवाज में क्षमायाचना का भाव था। मेरी माँ ने ये मुझे मेरी शादी में दिया था। मैंने इन्हें इतने वर्षों तक संभाल कर रखा, इस सपने के साथ कि एक दिन मैं इन्हें अपनी बेटी को दूंगी। मैं तुम्हें अपनी बेटी मानती हूँ। मुझे आशा है कि तुम्हें ये पसंद आएंगे। मुझे थोड़ा निराशा हुई, क्योंकि ये चीजें मेरे स्वाद की नहीं थीं। मेरी माँ सुन्यना की तरह मेरा झुकाव भी साधारण और सुरुचिपूर्ण चीजों की ओर था। ये गहनों के सेट बहुत भारी थे और उनके पत्थर कई वर्षों तक बक्सों में बंद रहने के कारण चमक खो चुके थे। मोटे सुनहरे कपड़े की साड़ियाँ फैशन से बाहर थीं। रेशमी गद्दियाँ और पर्दे थोड़े फीके लग रहे थे और बर्तन और गिलास बड़े और भारी थे। दूसरी ओर कैकी मंदावी पर महंगे उपहारों की बारिश कर रही थी। नई नई बुनी साड़ियाँ, ऐसे रंगों में जो मैंने पहले कभी नहीं देखे थे। उत्कृष्ट शिल्पकला वाले गहने, हाथी दांत और मोती मुख पत्र से बने बक्से, चमकते हुए इत्र की शीशियाँ, सोने से बने कंघे और शीशे, यहाँ तक कि एक बड़ा बैंगनी तोता जो झुककर गुड मॉर्निंग कहना सिखाया गया था। मेरी सास की बात सुनकर उन्होंने हमारी ओर देखा और हंसी। वो हंसी मधुर, आकर्षक और उपेक्षात्मक, तीनों का मिश्रण थी। कौशल्या के कंधे झुक गए और वह छोटी लगने लगी। मुझे स्पष्ट दिख रहा था कि उन्हें डर था कि मैं उनके उपहारों को पर्याप्त नहीं समझूंगी और इससे हमारे रिश्ते पर असर पड़ेगा। अचानक मैंने आगे बढ़कर उन्हें गले लगा लिया। अपनी आवाज को जरूरत से ज्यादा ऊंचा करते हुए मैंने कहा, मुझे आपके दिए हुए सब कुछ पसंद है कौशल्या माँ। नई चीजें तो कोई भी खरीद सकता है, लेकिन पीढ़ियों से पास होती चीजों में बड़ों का आशीर्वाद छिपा होता है। मुझे यकीन है कि आपकी साड़ियाँ मेरे लिए सौभाग्य लेकर आएंगी। मैं इन्हें अगले राजसी कार्यक्रम में पहनने के लिए उत्सुक हूँ। शायद आप मुझे चुनने में मदद करेंगी। मुझे खुशी होगी, कौशल्या ने कहा। उनका चेहरा मुस्कानों से भर गया। उनकी आंखों में खुशी के आंसू चमक रहे थे। उत्साह से भरी हुई
उन्होंने मुझे मेरे कमरे की ओर ले जाना शुरू किया, रास्ते में राम और मेरे लिए आयोजित पूजा समारोह की बातें करते हुए, और कैसे लाल रेशम की हरी तोते वाली किनारी वाली साड़ी इस अवसर के लिए बिल्कुल सही होगी। उनके सिर के ऊपर से राम ने मुझे एक प्यार भरी मुस्कान दी, जिसमें इतना सारा प्यार भरा था कि मुझे लगा जैसे मैं चांद की किरणों पर चल रही हूँ। लेकिन मैंने अपनी पीठ पर कैकी की सख्त नजरें महसूस की। मैं पहले ही अपनी माँ की चेतावनी को भूल चुकी थी, सभी के प्रति विनम्र और आदरपूर्ण रहो और पक्ष मत लो। अगले कुछ दिन अदालत की रस्मों, प्रार्थना सभाओं और अनगिनत मेहमानों के आने जाने में बीत गए। आसपास के सभी राजा हमसे मिलने आए, ये देखने के लिए कि दशरथ के पुत्र अचानक कौन सी राजकुमारियों को घर ले आए थे। महान धनुष की कहानी पूरे राज्य में फैल चुकी थी, इसलिए वे विशेष रूप से मुझ में रुचि रखते थे। उनकी सम्मानजनक व्यवहार और कीमती उपहारों से मैंने समझा कि कौशल मेरी सोच से भी अधिक महत्वपूर्ण राज्य था। ये मुझे थोड़ा भयभीत करता था, क्योंकि सबसे बड़े पुत्र होने के नाते राम एक दिन इस महान भूमि पर शासन करेंगे, और मेरा कर्तव्य होगा कि मैं उन्हें सबसे महान राजा बनने में समर्थन दूं। मैंने कौशल्या को सभी कार्यक्रमों के लिए मुझे अपनी पसंद के अनुसार तैयार करने दिया, और मुझे उनके उपहार पहनकर जो खुशी होती थी, उसे देखकर मुझे फैशन के बारे में अधिक चिंता नहीं हुई। लेकिन दीदी उर्मिला ने विरोध किया। माँ ने आपके लिए जो कपड़े चुने हैं वे बहुत अधिक सुंदर है, और कौशल्या माँ, भले ही वो कितनी भी अच्छी हों, उन्हें साड़ी को इस तरह पहनाने का तरीका नहीं आता जिससे आप सबसे अच्छी दिखें। माफ कीजिए, लेकिन ये हरी साड़ी आपको ऐसा बना रही है जैसे आप कसकर लपेटी गई लौकी हों। वो खुद हल्की गुलाबी साड़ी में बेहद सुरुचिपूर्ण लग रही थी, जिसमें सुनहरे रंग की हल्की चमक थी, और ये इतनी पारदर्शी थी कि उसके सभी रूपरेखाओं को स्पष्ट दिखा रही थी। लक्ष्मण की नजरें उससे हट ही नहीं रही थी। लेकिन फैशन मेरे लिए उतना महत्वपूर्ण नहीं था जितना उर्मिला के लिए। मेरी माँ की साड़ियाँ पहनने के लिए समय तो आगे भी मिलेगा, और वैसे भी राम की नजरें हर समय मुझ पर ही थी। उनकी नजरों में जो प्रशंसा थी वह मेरे रूप के मात्र आकर्षण से कहीं अधिक थी। राम और मैंने इंतजार किया जब तक कि शहनाई की गूंज धीमी नहीं हो गई, तब जाकर हमने अपने विवाह को पूर्ण किया। हमारे शिक्षा में किसी ने हमें ये नहीं सिखाया था कि शारीरिक संबंधों को कैसे निभाया जाए, इसलिए हमें खुद ही ये समझना पड़ा। लेकिन हमारी अनभिज्ञता के बावजूद हम इसमें सफल रहे। ये हम दोनों के लिए पहली बार था, इसलिए ये अनुभव खास था, जिसे मैं अपने जीवन भर याद रखूंगी। राम ने मुझे ये बताने में झिझक नहीं की कि उन्हें क्या पसंद है, और उन्होंने मुझसे पूछा कि मुझे क्या अच्छा लगता है, जब तक कि मैंने अपनी झिझक को दूर कर उत्तर नहीं दिया। रात्रिकालीन समय एक साथ रोमांचक और आनंददायक बन गया। ये एक गुप्त उपहार था जिसका मैं पूरे दिन इंतजार करती थी। जब हम अपने अपने कार्यों में व्यस्त होते थे, राम अपने राजकुमार के कर्तव्यों में और मैं एक नई दुल्हन के रूप में, राम अपनी शामें अपने पिता के साथ बिताते थे, इस पर चर्चा करते हुए कि कौशल को और समृद्ध कैसे बनाया जाए, और वे आमतौर पर अपना रात का भोजन राजा के कक्ष में करते थे। हाँ, मेरे ससुर के पास अलग कक्ष थे जिसमें बिना निमंत्रण कोई प्रवेश नहीं कर सकता था। मुझे लगता था कि वे अपनी रानियों द्वारा उत्पन्न नाटकों से बचने के लिए वहां चले जाते थे। दशरथ को हर काम सही तरीके से करना पसंद था और उन्हें विविधता भी प्रिय थी। रसोइया सोने की थालियों में विभिन्न प्रकार के व्यंजन भेजता था जो हर दिन अलग होते थे। राम ने मुझे भोजन के बारे में बताया। सुगंधित चावल का पहाड़, घी से सजा हुआ, जिसके चारों ओर विभिन्न प्रकार के स्टार्टर, करी और मांस रखे होते थे, हिरण, बकरी या सुअर, और अंत में भारतवर्ष के अलग अलग क्षेत्रों के मिठाइयों से भरे कटोरे और थालियां, लड्डू, खीर और दूध से बनी संदेश। राजा को मिठाई बहुत पसंद थी। राम, जो एक संयमी भोजन करने वाले थे, केवल थोड़ा सा चखते और अपने भोजन का समापन दही के कटोरे से करते, जबकि दशरथ अपना सिर हिलाते हुए कहते कि उन्हें और अधिक खाना चाहिए।
अन्यथा वे इतने बड़े और समृद्ध कौशल राज्य पर शासन करने की ताकत कैसे जुटा पाएंगे, जो लालची राजाओं से घिरा हुआ है, जो उसके एक हिस्से को हथियाने के लिए इंतजार कर रहे हैं। मुझे राम के व्यस्त दिन से कोई आपत्ति नहीं थी। रात को, हर रात वे पूरी तरह मेरे थे और हमेशा रहेंगे, क्योंकि उन्होंने केवल एक पत्नी रखने का व्रत लिया था, जिसकी अहमियत मुझे अब अयोध्या में आकर ज्यादा समझ आई, जहाँ मैंने राजा की जटिल वैवाहिक स्थितियाँ देखी। मैं जितना शारीरिक प्रेम के सुख का आनंद लेती थी, उससे ज्यादा मुझे उस समय का आनंद आता था जब राम और मैं प्यार के बाद एक दूसरे के बाहों में एक ही तकिए पर सिर रखकर देर रात तक बातें करते थे। अंधकार इन पलों को विशेष अंतरंगता देता था। मुझे लगता था कि मैं राम को वे बातें बता सकती हूँ जिन्हें मैं अन्यथा कहने में झिझकती। राम भी शायद ऐसा ही महसूस करते थे, क्योंकि वे मुझे अपनी चिंताएं और दुख बताते, जो उनके शांत और स्थिर दिन के व्यवहार से कभी अनुमान नहीं लग सकते थे। मैंने राम को बताया कि मैं अक्सर ये सोचती हूँ कि मेरे असली माता पिता कौन थे और उन्होंने मुझे क्यों छोड़ दिया। मैं उन्हें कितना ढूंढना चाहती हूँ और इसके लिए मैं कितनी दोषी और कृतज्ञ महसूस करती हूँ, क्योंकि राजा जनक और रानी सुनैना ने मुझे इतनी अच्छी तरह पाला था। राम ने अपनी शंकाएं व्यक्त की। क्या वे तैयार होंगे जब समय आएगा कौशल का शासनभार संभालने के लिए? क्या उनमें एक अच्छे राजा बनने की ताकत होगी? एक अच्छे राजा से आपका क्या मतलब है? मैंने पूछा। जो राजा बल से नहीं बल्कि अपने उदाहरण से शासन करता है, उन्होंने कहा। उनकी आवाज गहरी हो गई और उनका लहजा गंभीर, जिससे मुझे पता चला कि यह उनके लिए कितना महत्वपूर्ण था। जो राजा शास्त्रों के नियमों का पूर्णतः पालन करता है, भले ही उसका हृदय उसे कुछ और करने के लिए मजबूर करे। एक राजा पर कभी कोई दोष नहीं लगना चाहिए, क्योंकि यदि ऐसा हो तो वह दूसरों पर न्याय कैसे कर पाएगा? हमारे शास्त्र कहते हैं, ऐसा राजा अपने राज्य को आशीर्वाद देता है। मैंने कहा कि ये बहुत ही प्रशंसनीय है, यदि थोड़ा आदर्शवादी न हो। जो मैंने उन्हें नहीं बताया वो ये था कि जब वे बोल रहे थे, मुझे एक विचलन का बाण सा महसूस हुआ। एक रात राम ने मुझे अपनी माँ की दुखद कहानी सुनाई। कौशल के राजा की इकलौती संतान कौशल्या का विवाह दशरथ से बड़ी धूमधाम के साथ हुआ था। हालांकि वो अत्यधिक सुंदर नहीं थी, लेकिन वह एक प्रतिष्ठित दुल्हन मानी जाती थी, क्योंकि उनके साथ कौशल का आधा राज्य दहेज में मिला था। इसके अलावा उनके पिता ने दशरथ से वादा किया था कि उनकी मृत्यु के बाद उनका दामाद पूरे राज्य का शासक बनेगा। उस समय दशरथ एक सुंदर और जोशीले युवक थे और कौशल्या एक साधारण और नेकदिल युवती उनसे गहरा प्रेम कर बैठीं। उन्हें महारानी होने के महत्व का बड़ा आनंद था और वो हर राजकीय अवसर पर दशरथ के साथ जाती थी। दशरथ उनके प्रति दयालु और सम्मानपूर्ण थे और कौशल्या को उम्मीद थी कि समय के साथ दशरथ उन्हें उसी प्रकार प्रेम करेंगे जैसा वह उनसे करती थी। ये विवाह किसी भी प्रकार से परिपूर्ण नहीं था। राम ने व्यंग्यात्मक स्वर में कहा, मेरे पिता को महिलाओं में अत्यधिक रुचि थी, जिनमें से कई अंतः महल की उपपत्नियों रखेलों के रूप में आ गई। ये मेरी माँ के लिए कठिन परीक्षा थी, लेकिन उन्हें ये सिखाया गया था कि रानियों को ऐसा व्यवहार सहन करना चाहिए, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। ये भी मददगार था कि वह जन्म और प्रभाव में उन महिलाओं से कहीं ऊपर थी। मेरे पिता अपनी रातें उनके साथ बिताते थे, लेकिन वह हमेशा मेरी माँ के पास वापस आते थे। वो वास्तव में उनकी परवाह करते थे और उनके साथ बातचीत करना पसंद करते थे। यद्यपि मेरी माँ राजनीति की बारीकियों को नहीं समझती थी, लेकिन वह मेरे पिता की छोटी छोटी उपलब्धियों की भी सराहना करती थी और मेरे पिता को ये अच्छा लगता था। वह उन्हें अपने ऊपर ध्यान देने देते थे, उनके कपड़े तैयार करना, उनके पसंदीदा व्यंजन बनाना, और इससे मेरी माँ को बहुत संतोष मिलता था। कुछ वर्षों के विवाह के बाद कौशल्या ने एक बेटी शांता को जन्म दिया। दशरथ ने लड़की को अपने मित्र राजा रोमपद को दे दिया, क्योंकि उन्होंने पहले से वादा किया हुआ था। कौशल्या को ये पसंद नहीं था,
लेकिन उन्होंने इस विश्वास में संतोष किया कि वह जल्द ही अपने प्रिय पति को एक पुत्र प्रदान करेंगी। लेकिन दुर्भाग्यवश और कोई संतान नहीं हुई। दशरथ ने दूसरी पत्नी की तलाश शुरू कर दी और अंततः अश्वपति की बेटी कैकेयी को चुना, जिससे कैकेयी के शक्तिशाली राज्य के साथ गठबंधन बना। इसे भी कौशल्या ने स्वीकार कर लिया। शाही विवाह अक्सर रणनीतिक होते थे और राज्य को एक राजकुमार की आवश्यकता थी। लेकिन जो बात उन्हें सबसे अधिक चोट पहुंचाई, राम ने कहा, वह यह थी कि मेरे पिता कैकेयी के प्रति पूरी तरह मोहित हो गए। उनकी सुंदरता, उनकी बुद्धि, उनका साहस, उनके सभी रातें और दिन के कई घंटे अब उनकी नई पत्नी के साथ बीतते थे। और तो और कैकेयी युद्ध कौशल में प्रशिक्षित थी। अगली बार जब युद्ध हुआ तो उन्होंने दशरथ के रथ की बागडोर संभालने की जिद की। उन्होंने अद्भुत प्रदर्शन किया और दशरथ ने युद्ध जीत लिया, जिससे कैकेयी का दशरथ पर और भी अधिक प्रभाव बढ़ गया। उन्होंने अन्य युद्धों में भी उनके रथ की सवारी की और 2 बार उनके प्राण बचाए। कैकेयी से पूरी तरह मोहित और उनके प्रति अत्यधिक ऋणी दशरथ ने उन्हें महल में सबसे अच्छे कक्ष दिए और सभी मामलों में उनकी सलाह लेने लगे। वह अपना पूरा समय कोर्ट में बिताए कुछ घंटों को छोड़कर कैकेयी के साथ ही बिताने लगे। अपमानित और भुला दी गई। मेरी माँ को लगा कि उनका जीवन समाप्त हो चुका है। यहाँ तक कि सेवक भी उनकी असहायता को जानकर उन्हें नजरअंदाज करने लगे। लेकिन कैकेयी राजा को वो पुत्र नहीं दे सकी जिसकी उन्हें चाहत थी, है ना? मैंने पूछा। नहीं। पिता ने तीसरा विवाह किया और काशी की राजकुमारी सुमित्रा को घर लाए। लेकिन कैकेयी किसी तरह उनकी प्रिय रानी बनी रही। समस्या स्पष्ट रूप से राजा में थी, लेकिन इसका खामियाजा रानियों को भुगतना पड़ा। कड़वे शब्द मेरे मन में उठे, लेकिन मैंने उन्हें दबा लिया। राम पर अपना गुस्सा निकालने का क्या फायदा था? आखिरकार हताश दशरथ ने प्रसिद्ध ऋषिशृंग मुनि से पुत्र कामेष्टि यज्ञ करवाने का निश्चय किया। यज्ञ की अग्नि से एक प्रकाशमान व्यक्ति प्रकट हुए जो खीर से भरा एक पात्र लेकर आए। उन्होंने कहा कि इस खीर के सेवन से रानी गर्भवती हो जाएंगी। राजमहिषी होने के नाते मेरी माँ यज्ञ में पिता के साथ बैठीं और खीर प्राप्त की। लेकिन उनकी खुशी ज्यादा देर टिक नहीं पाई। मेरे पिता ने आदेश दिया कि वह खीर कैकेयी के साथ बांटें। मेरी माँ राजाज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकती थी, लेकिन उन्होंने इसे पतला कर दिया और कुछ खीर सुमित्रा को भी दे दी। इस तरह हम चारों का जन्म हुआ। आप अपनी माँ के लिए बड़ी सांत्वना रहे होंगे। मैंने कहा। ये जानकर खुशी हुई कि अब कहानी का सुखद हिस्सा शुरू हो रहा था। दुर्भाग्य से ऐसा नहीं हुआ। अंधेरे में भी मैंने अपने पति की आवाज में कंपन से उनके दुख को महसूस किया। मेरी माँ को लगा कि मेरे जन्म और खासतौर पर इस तथ्य से कि मैं सबसे बड़ा हूँ, उन्हें वह मिलेगा जिसकी उन्हें हमेशा चाहत थी, अपने पति का प्यार। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पिता ने उन्हें कई समृद्ध उपहार दिए और फिर वापस कैकेयी के पास चले गए। कैकेयी का प्रभाव उन पर और बढ़ गया जब उन्होंने भरत को जन्म दिया। राम, हालांकि दशरथ के प्रिय बने रहे, यह कौशल्या के लिए दोधारी तलवार साबित हुई। उन्हें अच्छा लगता था कि राजा उनके पुत्र को अन्य लड़कों की तुलना में अधिक स्नेह करते हैं। जब उनकी माताएं उन्हें अच्छे कपड़ों में सजाकर प्रणाम के लिए लातीं, तो दशरथ उनसे ज्यादा बात नहीं करते, लेकिन वे घंटों बैठे रहते, छोटे राम की बड़बड़ सुनते। इसका मतलब ये भी था कि दशरथ उन्हें हमेशा अपने पास चाहते थे। कौशल्या को राम को केवल नहलाने, खिलाने और लोरी गाने के लिए ही अपने पास रखने का मौका मिलता था। उनका माँ का दिल हमेशा तरसता रहता, लेकिन उनके पास एक सांत्वना थी। राम उनके साथ सोते थे। वो खुद को रात में जागने के लिए मजबूर करती, सिर्फ उन्हें सांस लेते हुए देखने के लिए। लेकिन स्थिति और खराब हो गई। जब मैं थोड़ा बड़ा हुआ तो मेरे पिता ने ये आदेश दिया कि मैं उनके कक्षों में रहूं। उन्होंने मेरी बहुत अच्छी देखभाल की। कभी कभी रात को जागकर मैं देखता कि वे खुद वह रजाई ओढ़ा रहे हैं जिसे मैंने फेंक दिया था, या कोई बुरा सपना देखकर मुझे सुकून दे रहे हैं। इस आदमी से मैं बहुत प्यार करता था। लेकिन अब मैं बड़ा हो गया हूँ। मैं जानता हूँ कि वह मुझसे ज्यादा प्यार करते हैं। वो मुझे हमेशा कहते हैं कि मैं उनके लिए
जो न केवल मेरे पिता थे बल्कि मेरे राजा भी थे, मैं भय और श्रद्धा से भर जाता था। मैं उन्हें ये नहीं बता पाता था कि मुझे अपनी माँ की कितनी याद आती है। जल्द ही दशरथ राम को दरबार में ले जाने लगे। मैं राम को एक शांत और गंभीर बालक के रूप में कानून और न्याय की बहसें सुनते, युद्धों पर रणनीतिक चर्चाएं करते और राज्य के सर्वोत्तम हितों पर लंबी चर्चाएं करते हुए देख सकता था। यह सब गहराई से उनमें समा गया, उन्हें एक बच्चे से एक राजकुमार में बदल दिया। मुझे उन आदमखोर राक्षस जातियों की शिकायतें खासतौर पर प्रभावित करती थी, जो हमारे राज्य की सीमा पर जंगलों से आकर हमारे लोगों को आतंकित कर रही थीं। राम ने कहा, मुझे याद है कि मैंने अपने पिता से कहा था कि मैं उन्हें हमेशा के लिए भगा दूंगा, और अगर ऐसा करने में असफल रहा तो मैं उन्हें मार दूंगा। मुझे याद है कि इससे वे कितने गर्वित हुए। आपने अपना वादा पूरा किया, है ना? जब आपने विश्वामित्र को उनके आश्रम में यज्ञ में बाधा डालने वाले राक्षसों से मुक्त किया। हाँ, मैंने पहले उन्हें भगाने की कोशिश की, लेकिन ताड़का और उनके लोग, मूर्खतापूर्ण बहादुर, पीछे हटने को तैयार नहीं थे। उन्होंने लक्ष्मण और मुझ पर हमला किया और मुझे उन्हें मार गिराना पड़ा। राम ने कहा, हालांकि इससे मुझे कोई खुशी नहीं हुई। कुछ देर तक हम दोनों ने चुपचाप उनके कहे शब्दों पर विचार किया। मुझे खुशी हुई, अच्छे अर्थ में, कि राम ने राक्षसों पर अपनी जीत का उत्सव नहीं मनाया। फिर उन्होंने अपनी कहानी जारी रखी। जब मुझे शिक्षा के लिए ऋषि वशिष्ठ के आश्रम भेजा गया तो मैं अपनी माँ से और अधिक दूर हो गया। जब भी घर आता, मेरे समय पर कई मांगे होती। दरबार की सभाओं में भाग लेना ताकि सभासद मुझे अपने पिता के बगल में बैठने का आदी हो सकें, राज्य के मामलों पर अपनी राय देना, अयोध्या में जुलूसों में भाग लेना, खुशी मनाते नागरिकों पर सिक्के फेंकना और निश्चित रूप से अपने पिता राजा के साथ समय बिताना, जो जोर देकर कहते कि मैं उनके कक्षों में खाऊं और सोऊं। जब भी मौका मिलता, मैं अपनी माँ के पास भागता ताकि वह मेरे लिए कोई पसंदीदा पकवान बना सकें। लेकिन जल्दी ही मुझे वापस आश्रम लौटना पड़ता। मेरी माँ ने कभी शिकायत नहीं की, लेकिन मुझे उनके दुख का भारी बोझ महसूस होता था। उन्होंने गहरी सांस ली। कुछ लोग बदकिस्मत होते हैं, बाहरी तौर पर बहुत कुछ रखते हुए भी भीतर से खाली। मेरी माँ उनमें से एक है। आपका धन्यवाद, आपने मेरी बात सुनी। मैंने ये कभी किसी से साझा नहीं किया, यहाँ तक कि लक्ष्मण से भी नहीं। मैंने उनकी बात पर भरोसा किया, लेकिन मैं कहानी को छोड़ने को तैयार नहीं थी। अब जब आप एक पुरुष हैं, तो अपनी माँ के लिए कुछ क्यों नहीं करते? जब मैंने केवल एक स्त्री से विवाह करने की प्रतिज्ञा की, तो ये मैंने आपकी तरह ही अपनी माँ के लिए भी किया, ये बताने के लिए कि मैंने उनका दर्द महसूस किया और कभी किसी और स्त्री को वैसा कष्ट नहीं दूंगा जैसा उन्होंने सहा। मुझे उम्मीद है कि उन्होंने ये समझा होगा। इसके अलावा मैं क्या कर सकता हूँ? बिना अपने पिता के खिलाफ गए? उन्होंने सिर हिलाया। लेकिन पुरानी पीड़ाओं की बात अब बहुत हुई। देर हो चुकी है, हमें अब आराम करना चाहिए। उन्होंने अपना चेहरा मेरे कंधे के खोखले में दबा लिया और अपने अद्भुत तरीके से अचानक सो गए। राम कभी समय बर्बाद नहीं करते थे, खासकर उन चीजों पर जिनके बारे में उनका मानना था कि वे उन्हें बदल नहीं सकते। लेकिन मैं काफी देर तक जागती रही, उन्हें पकड़े हुए, उनकी सांसें सुनते हुए। मैं भाग्य के आगे झुकने में विश्वास नहीं करती थी, खासकर बिना अच्छी लड़ाई लड़े। कौशल्या ने अयोध्या में मुझे घर जैसा महसूस कराने के लिए अपनी मीठी और सरल शैली में हर संभव प्रयास किया था। बदले में मैंने उनके जीवन को बेहतर बनाने के लिए कुछ करने का दृढ़ निश्चय किया। चैप्टर 8। मेरा योजना बहुत सरल था। एक बार जब मैंने राम को मेरा साथ देने के लिए मना लिया, उन्होंने दशरथ से कहा कि नई शादीशुदा होने के नाते मैं चाहती थी कि मेरे पति शाम का भोजन मेरे साथ हमारे कक्ष में करें। मैंने उन्हें बताया कि मुझे घर की याद आ रही है और मैं अकेलापन महसूस कर रही हूँ और मुझे उनके साथ की आवश्यकता है। मेरे ससुर को शायद ये पसंद न आया हो, लेकिन ऐसी मांग को कैसे ठुकरा सकते थे, खासकर जब यह उनके प्रिय पुत्र ने रखी हो। पिताजी, सीता चाहेंगी कि आप हमारे साथ शामिल हों
राम ने जोड़ा, वह आपकी बहुत प्रशंसा करती है और आपकी ज्ञान की बातें सुनने की लालसा रखती है, और वह आपके लिए अपने हाथों से खाना बनाना चाहती है। शुरुआत में दशरथ ने शिकायत की, यह बताते हुए कि उनकी पाचन शक्ति कमजोर है और केवल उनके मुख्य रसोइये को पता है कि उन्हें क्या सूट करता है। लेकिन जब मैंने ये प्रस्ताव रखा कि उनका रसोइया मुझे सिखा सकता है, तो वह अन्य मन से मान गए। उनकी उम्मीदों के विपरीत उन्होंने इन शामों का आनंद लेना शुरू कर दिया। मैं पृष्ठभूमि में रहती, राम को उनके प्रति पूरा ध्यान देने देती। मैं दशरथ के पसंदीदा व्यंजन बनाती और सिर्फ 1 या 2 मिथिला के व्यंजन शामिल करती। वह उन्हें हिचकिचाते हुए चखते और फिर उन्हें पसंद करते। कुछ रातों के बाद वह मुझसे इतने सहज हो गए कि भोजन के बाद अपना कमरबंद हिलाकर जोर से डकार लेते। वह भोजन के बाद रुककर अपने युद्ध के अनुभवों की कहानियां सुनाने लगे। ये कहानियां अक्सर दोहराई जाती थीं और खून खराबे से भरी होती थी, लेकिन मैंने दिलचस्पी दिखाने का पूरा प्रयास किया और सवाल पूछे। शायद वे सवाल सही थे, क्योंकि दशरथ ने राम से प्रशंसा करते हुए कहा कि मेरे पास योद्धा का दिमाग है। बुनियाद तैयार हो चुकी थी, अब आगे बढ़ने का समय था। गौरी व्रत के अवसर पर, जो जोड़ों के लिए विशेष रूप से शुभ माना जाता है, मैंने अपने ससुर से पूछा कि क्या माता कौशल्या हमारे साथ शामिल हो सकती है। उन्होंने सावधानी पूर्वक हाँ कहा। इसके बाद राम और मैंने कौशल्या को तैयार किया। सादगी से परिधान पहने, खुश मिजाज और प्रसन्न रहें और पृष्ठभूमि में रहें। कोई गंभीर बातचीत न करें, कोई आरोप या रोना धोना नहीं। एक ऐसा व्यंजन पकाएं जो उन्हें पसंद हो, लेकिन उसके बारे में कुछ न कहें। सबसे महत्वपूर्ण बात, उस पल का आनंद लें और कोई अपेक्षा न रखें। कौशल्या समझ गई कि यह उनका एकमात्र अवसर है। उन्होंने हमारे निर्देशों का पालन किया। वो शाम इतनी अच्छी रही कि उसके अंत में दशरथ ने सुझाव दिया कि इसे फिर से किया जाए, और इस प्रकार कौशल्या हर सप्ताह हमारे साथ भोजन करने आने लगी। उन्हें अपने प्रिय पति और बेटे के साथ समय बिताने का वो अवसर मिला जो उन्हें पहले कभी नहीं मिला था। मैंने खुशी खुशी उन्हें अपनी दासियों को निर्देश देने दिया या कुछ व्यंजन बनाने दिया। राम ने सुनिश्चित किया कि बातचीत हमेशा सुखद बनी रहे। भोजन के समय मैंने नौकरों को हटा दिया और खुद सेवा की, ताकि दशरथ बिना किसी डर के आराम कर सकें कि उनकी बातें या हरकतें अन्य रानियों तक पहुंच जाएंगी। धीरे धीरे उन्होंने कौशल्या से अधिक बातचीत करना शुरू किया और उनकी तारीफें करने लगे, ज्यादातर उनके खाना बनाने की, लेकिन कभी कभी उनके रूप रंग की भी। खुशी ने कौशल्या को बदल दिया। वह और जवान लगने लगी, और जब राजा की नजरें उन पर टिकती तो वह लज्जा से लाल हो जाती। और हालांकि आम तौर पर शाम के अंत में दशरथ कैकेयी के कक्ष में जाते थे, अब वह कभी कभी कौशल्या के साथ रात बिताने का प्रस्ताव भी रखते। एक शाम जब उनके माता पिता साथ में हंसी खुशी बातें करते हुए चले गए, राम ने मुझे करीब खींचा और चूमा। तुम चमत्कार कर सकती हो, उन्होंने कहा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि ऐसा हो सकता है। मैं ये तुम्हारी मदद के बिना नहीं कर सकती थी, मैंने जवाब में उन्हें चूमते हुए कहा। हम साथी हैं, जीवन भर के साथी। इसके लिए मैं वाकई आभारी हूँ, और मेरी माँ के प्रति आपकी दया के लिए भी। आपको ये सब करने की जरूरत नहीं थी। अच्छा, मैं उनकी कुछ तो कर्जदार हूँ। आखिरकार क्या वही जिम्मेदार नहीं है कि मुझे एक अद्भुत और सबसे आकर्षक पति मिला? और उनका हाथ पकड़कर मैंने हंसते हुए राम को हमारे शयन कक्ष की ओर खींचा, जहाँ एक और रोमांचक रात हमारी प्रतीक्षा कर रही थी। इस घटना ने मुझे सिखाया कि जितना अधिक हम प्यार बांटते हैं, वह उतना ही बढ़ता है और अप्रत्याशित स्रोतों से हमारे पास वापस आता है। और इसका एक नियम, जब हम प्यार की मांग करते हैं, ये मानते हुए कि यह हमारा अधिकार है, तो ये सूख जाता है और केवल कड़वाहट छोड़ जाता है। हमारे रात के भोजन को लेकर चर्चा छिपाने की कोशिश की, लेकिन इस महल में अफवाहें गर्मी की हवाओं पर उड़ते बीजों की तरह फैलती थी और हर जगह जड़ें जमाती थी। ये भी मददगार नहीं था कि कौशल्या अपनी सबसे अच्छी साड़ियाँ पहनकर
हर जगह चमकती दिखती थी। हमारे निर्देशों के अनुसार उन्होंने उन लोगों से कुछ नहीं कहा जो उनकी खुशी का कारण पूछते थे, लेकिन उनकी मुस्कुराती हुई चुप्पी ने और अधिक अटकलों को जन्म दे दिया। और यह भी मददगार नहीं था कि हर किसी को पता था कि राजा हर रात कहाँ सोते हैं। उर्मिला, जो हमेशा गपशप की खबर रखने में माहिर थी, मेरे कक्ष में उत्साह से भरी हुई आई। लोग कह रहे हैं कि यह एक चमत्कार है। दशरथ और कौशल्या शादी के शुरुआती दिनों के बाद से इतने अच्छे संबंधों में नहीं थे। लोग फुसफुसा रहे हैं कि आपने राजा के भोजन में कोई जादुई मिथिला की जड़ी बूटी मिला दी है, क्योंकि सभी जानते हैं कि इस मामले में आप कितनी कुशल हैं। मैंने मुंह बनाया। मैंने अपनी दासियों को कुछ साधारण हर्बल उपचार दिए थे। उनकी उत्साही कृतज्ञता में उन्होंने ये बात फैला दी होगी। दरअसल उर्मिला ने आगे कहा, माँ सुमित्रा मुझसे इस जादुई पदार्थ को लाने के लिए तंग कर रही है। हम मेरे कक्ष से जुड़ी बालकनी पर बैठे थे। ये बालकनी बड़ी और हवादार थी, जिसके लिए मैं आभारी थी, क्योंकि दशरथ का महल जो सुरक्षा के लिए बनाया गया था, उसमें ऐसी बालकनियां कम थी। मेरे बाहरी प्रेम को जानकर राम ने संबंधित अधिकारियों से बात की और हमें उन भव्य कक्षों से यहाँ स्थानांतरित करवा दिया। उनकी इस कोशिश ने मुझे बालकनी के लिए और अधिक कृतज्ञ बना दिया। मैंने इसे पौधों और पेड़ों से भर दिया, जिन्हें मैंने मिथिला में पसंद किया था, साथ ही राम के कुछ पसंदीदा पौधों से, क्योंकि हर दिन मैं उनके बारे में और अधिक जान रही थी। इनमें एक नीला कमल भी था, जिसे मैंने एक पत्थर की नांद में उगाया था। सब कुछ मेरी उम्मीदों से अधिक खिल गया था। कभी कभी मैं यहाँ अकेले बैठती, पत्तों की सरसराहट सुनती और कल्पना करती कि मैं किसी जंगल में हूँ। दिन के अंत में राम मेरे साथ जुड़ते और हम दोनों साथ में तारों को देखते और रात में खिलने वाले हरसिंगार के फूलों की सौम्य सुगंध में सांस लेते। वो अक्सर कहते थे कि ये महल का सबसे शांतिपूर्ण स्थान है। माफ करना, मेरे पास बस ये पकोड़े हैं, मैंने उर्मिला को एक प्लेट पकड़ाते हुए कहा। इनमें जीरा और अजवाइन है, साथ ही मेरे टेरेस गार्डन की अदरक और ताज़ी सौंफ भी। शायद यह माँ सुमित्रा के पाचन के लिए मददगार हो, और अगर हमारा पेट खुश और स्वस्थ हो तो बाकी शरीर भी तुरंत बेहतर महसूस करता है। तो फिर मैं भी इन पकौड़ों का आनंद ले सकती हूँ, उर्मिला ने कहा, और उनके आमतौर पर खुशहाल चेहरे पर एक छाया छा गई। तुम्हारी किस्मत अच्छी है, तुम्हारी सास तुम्हें जो चाहो करने देती है, और ऊपर से तुम्हारे पास अपने अलग कमरे भी है। वो रुक गई क्योंकि वो शिकायत करने वाली नहीं थी और उनके स्वभाव में ईर्ष्या की कोई बात नहीं थी। लेकिन मुझे अपराध बोध महसूस हुआ। मेरे पास अपने निजी कक्ष थे, जहाँ मैं खुद की मालकिन थी, और मेरे पास अपने सेवक थे। यहाँ उर्मिला और मेरी बहनें जब चाहे मुझसे मिलने आ सकती थी। हम अपने पसंदीदा बचपन के व्यंजन बनाने के लिए मेरे रसोइये को आदेश दे सकते थे। हम अपनी बातें या शिकायतें बिना किसी डर के साझा कर सकते थे, मजाकिया लड़कियों जैसी बातें कर सकते थे, या यहाँ तक कि रो सकते थे क्योंकि हमें अपने माता पिता की याद आ रही थी। और रात में जब राम और मैं बिस्तर पर होते तो मैं अपने प्यार की गहराइयों में डूब सकती थी, बिना किसी चिंता के कि हमारे प्रेम के स्वर कोई सुन लेगा। शायद यही एक कारण था कि हमारा रिश्ता इतना अच्छा चल रहा था। भरत के पास भी अपने अलग कक्ष थे। कैकेयी, जिन्हें उर्मिला ने बताया अपनी निजता पसंद थी, ने ये सुनिश्चित किया था। भरत के कक्ष बहुत विशाल थे और उन्होंने शत्रुघ्न को अपने साथ शामिल होने के लिए कहा। शत्रुघ्न इतनी तत्परता से मान गए कि सुमित्रा उन्हें रोकने का मौका भी नहीं पा सकी। ये मांडवी और श्रुतकीर्ति के लिए बहुत अच्छा रहा, जिन्होंने एक दूसरे की मदद से अपने छोटे से परिवार को बिना किसी बाहरी हस्तक्षेप के संभाल लिया। साथ रहने से उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होता था, लेकिन इससे सुमित्रा लक्ष्मण के प्रति अधिक अधिकारपूर्ण और उर्मिला पर अधिक नियंत्रण करने वाली हो गई। मुझे माँ सुमित्रा के साथ रहना बुरा नहीं लगता, उर्मिला ने कहा, लेकिन वो हर समय लक्ष्मण के साथ रहना चाहती है। जब वो राम के साथ राज्य की समस्याओं पर काम करने के बाद लौटते हैं तो वह दरवाजे पर इंतजार कर रही होती है। वहीं उनसे पूछती है
कि क्या वह थके हुए हैं और ठंडा पेय देती है। वही उन्हें भोजन परोसती है और पूछती है कि क्या उन्हें दूसरी बार परोसने की जरूरत है। वह रात के खाने के बाद हमारे साथ बैठती है, लक्ष्मण से उनके दिन के बारे में पूछती है, जब तक कि हम सोने नहीं चले जाते। मुझे लगता है कि यह उन्हें भी परेशान करता है, लेकिन मैं निश्चित नहीं हूँ। वह अपनी माँ के प्रति इतने आदरशील है कि उनसे बदतमीजी नहीं कर सकते, और मैं ये नहीं समझ पाती कि वो क्या सोच रहे हैं। रात तक वो इतने थक चुके होते हैं कि लगातार जम्हाई लेते रहते हैं। ऐसे में कोई रोमांटिक कैसे हो सकता है, या कोई सार्थक बातचीत भी कैसे हो सकती है। मैं अक्सर उनकी पीठ सहलाती हूँ और कुछ ही मिनटों में वह सो जाते हैं। दीदी, मैं लक्ष्मण को अपनी शादी के दिन से ज्यादा नहीं जानती। मैंने कभी शादी को ऐसा होने की उम्मीद नहीं की थी। उर्मिला लगभग रोने ही वाली थी। मैंने गहराई से सोचा और फिर कहा, तुम्हें माँ सुमित्रा से बात करनी होगी। वो मेरी बात कभी नहीं सुनेंगी। अगर तुम उन्हें कहो कि राम और मैं लक्ष्मण और तुम्हें हमारे कक्षों में लाने पर विचार कर रहे हैं, जैसे भरत ने शत्रुघ्न के साथ किया, लेकिन तुम उनके साथ रहने को तैयार हो क्योंकि तुम उनसे प्यार करती हो। अगर कुछ बदलाव किए जाए। उर्मिला ने एक अजीब सा चेहरा बनाया, लेकिन मैं खुश थी कि वो ध्यान से सुन रही थी। मैंने जारी रखा, अगर लक्ष्मण और तुम हफ्ते में 3 रातें अपने लिए निकाल पाओ तो तुम वही रहोगी। उर्मिला की आंखों में शरारत झलक रही थी। शायद मैं जोड़ दूं कि वरना उन्हें कभी पोते पोतियां नहीं मिलेंगी। मैं कुछ जवाब दे पाती, इससे पहले ही मेरी दासी संकोच के साथ अंदर आई। माफ करें राजकुमारी, लेकिन मुझे ये तुरंत आपको देने के लिए कहा गया है। उसने एक थाली बढ़ाई जिस पर एक स्क्रॉल रखा था। हैरान होकर मैंने उसे उठाया। महंगे क्रीम रंग के कागज पर लाल मुहर लगी थी, जिसे मैं नहीं पहचानती थी। एक छलांग लगाते हुए बाघ की आकृति। मैंने मुहर तोड़ी और स्क्रॉल को खोला। ये कैके का आमंत्रण था, जिसमें उन्होंने मुझे आज दोपहर अपने कक्षों में बुलाया था। ये पहली बार था जब उन्होंने मुझसे संपर्क किया था, जबकि मैं अयोध्या में कई महीनों से थी। उर्मिला मेरे कंधे के ऊपर से पड़ते हुए घबराहट में सांस खींचकर बोली, मुझे यकीन है कि वह इस बात से खुश नहीं है कि हमारे ससुर तुम्हारे कक्षों में और माता कौशल्या के साथ अधिक समय बिता रहे हैं। मुझे लगता है कि उन्होंने भी अफवाहें सुनी हैं और समझना चाहती है कि तुम क्या कर रही हो। सावधान रहना दीदी, मैंने रानी कैके के बारे में कुछ डरावनी कहानियां सुनी हैं। मैंने उर्मिला को चुप रहने का इशारा किया, हालांकि मेरी दासी भरोसेमंद लग रही थी। मुझे ऐसा महसूस हुआ कि अयोध्या में सेवकों के सामने सावधानी बरतना ही सही होगा। रानी के संदेशवाहक आपके जवाब का इंतजार कर रहे हैं, दासी ने कहा। मैंने जवाब में लिखा कि रानी कैके से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात होगी। वैसे भी मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। उनके बुलावे को नजरअंदाज करना स्पष्ट रूप से उनका अपमान होता, और मैं कैके को और नाराज नहीं करना चाहती थी, खासकर अपनी पहली रात के बाद। मेरी लिखावट सामान्य से अधिक खराब थी। मुझे लगता है कि मेरा हाथ थोड़ा कांप रहा था, आंशिक रूप से उत्साह और अधिकतर घबराहट की वजह से। काश मैं राम से सलाह ले पाती। आखिरकार उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी उन्हें जाना है और वे अच्छी तरह से मिलते भी हैं, लेकिन उन्हें किले की मरम्मत का निरीक्षण करने भेजा गया था। मैंने सोचा कि शायद यही कारण है कि कैके ने आज मिलने का फैसला किया, जब मैं अकेली और अनजान थी और आसानी से डराई जा सकती थी। ठीक है, मैंने गहरी सांस लेते हुए सोचा और खुद को सीधा किया। शायद मैं अकेली और अनजान हूँ, लेकिन मुझे आसानी से डराया नहीं जा सकता। चैप्टर 9। कैके के कक्ष अन्य रानियों के कक्षों से कहीं अधिक भव्य और शानदार थे, और उनमें अद्वितीय व कीमती कला के वस्त्र सज्जित थे, जो अयोध्या की ठोस और भारी शिल्पकारी से बिल्कुल अलग थे। मुझे एक बड़े कमरे में ले जाया गया, जहां मुझे आश्चर्य हुआ कि मैंने उन्हें एक अन्य महिला, जो शायद उनकी प्रशिक्षक थी, के साथ तलवारबाजी का अभ्यास करते हुए पाया। दोनों महिलाओं ने अपनी साड़ियों को कसकर बांध रखा था और उसे पैरों के बीच अटका लिया था, ताकि वे आसानी से चल फिर सकें।
कैकेयी के चेहरे पर पसीने की बूंदें मोतियों की तरह चमक रही थी। पतली, मजबूत और फुर्तीली, वह एक युवा महिला की तरह गतिशील थी। उनके खड़े होने के ढंग में कुछ ऐसा था जो उनके मोहर पर बने प्रतीक, एक छलांग लगाते बाघ, की याद दिलाता था। ये स्पष्ट था कि उन्होंने इसे बड़े ध्यान से चुना था। यहाँ एक ऐसी महिला थी जो अपने आकर्षण और शक्ति को पहचानती थी और उनका पूरा उपयोग करना जानती थी। मुझे समझ आया कि दशरथ उनके प्रति इतना आकर्षित क्यों थे। कैकेयी ने आराम से अपना चेहरा पोंछा और अपनी प्रशिक्षिका को बाहर जाने का इशारा किया। मुझे महसूस हुआ कि उन्होंने इस पूरे दृश्य की योजना पहले से ही बनाई हुई थी। वे चाहती थी कि मैं उन्हें इसी रूप में देखूं, तेज और प्रबल, खतरनाक और आकर्षक, उनकी मुस्कान में एक उग्र उत्साह के साथ। ये महिला निश्चित रूप से एक प्रतिद्वंद्वी थी, जिससे सावधान रहना चाहिए। तो राजकुमारी, उन्होंने कहा, इससे पहले कि मैं उन्हें प्रणाम कर पाती, मैं इंतजार कर रही थी कि तुम मुझे अपने कक्षों में बुलाओ ताकि मैं आकर तुम्हें शादी का आशीर्वाद दे सकूं। लेकिन तुमने ऐसा नहीं किया। उनके इस अप्रत्याशित प्रहार से मैं चौंक गई। मैंने खुद से कहा, घबराओ मत, यही तो वे चाहती है। मैंने अपना समय लिया और उन्हें ठीक से प्रणाम किया। फिर कहा, मुझे क्षमा करें। अयोध्या की परंपराओं का मुझे ज्ञान नहीं है। मिथिला में ये अनुचित माना जाता है कि मैं किसी बड़े को बिना संकेत के बुलाऊं। लेकिन कृपया जान ले कि आप मेरे साधारण कक्षों में किसी भी समय स्वागत योग्य हैं। मुझे लगा कि कैकेयी ने मुझसे इतना शिष्ट लेकिन आत्मविश्वास भरा उत्तर मिलने की उम्मीद नहीं की थी। उनकी आंखों में एक सम्मान की झलक दिखी, लेकिन उनके जबड़े की सख्ती ने अगली चुनौती की आहट दी। मैंने सुना है कि तुम एक प्रसिद्ध जड़ी बूटी विशेषज्ञ हो और शायद एक जादूगरनी भी, जो प्रेमौषधियों में माहिर है। निश्चित रूप से ऐसा लगता है कि तुमने हमारे राजा को अपनी सबसे पुरानी पत्नी से आखिरकार प्यार करवा दिया है। कैकेयी ने सबसे पुरानी शब्द पर हल्का सा जोर देते हुए कहा। मुझे क्रोध आ रहा था कैकेयी से अधिक कौशल्या के लिए, लेकिन मुझे पता था कि यही रानी चाहती थी कि मैं नाराज होकर कुछ गलत कह दूं। इसके बजाय मैंने अपनी सबसे मासूम आवाज में उत्तर दिया, मेरे कौशल आपके कौशल के सामने कुछ भी नहीं है। कैकेयी माँ, देखिए, आपने दशरथ को दशकों तक अपने वश में रखा है। कैकेयी ने मुझे संकीर्ण आंखों से घूरा। फिर उन्होंने विषय बदलते हुए कहा, तुम्हारी चिकित्सा की कला इतनी प्रसिद्ध है, तो मुझे बताओ कि मैं अपनी दासी के लिए क्या करूं, जो 4 दिनों से पेट दर्द और रक्तस्राव से पीड़ित है। ये एक और परीक्षा थी। मैंने इसे विनम्रता से टालने की कोशिश की। कृपया मुझे शर्मिंदा न करें कैकेयी माँ, आप एक प्रसिद्ध चिकित्सक हैं। मिथिला में भी लोग ये सुनकर अचंभित होते हैं कि आपने राजा दशरथ की जान कैसे बचाई। जो भी समाधान मैं सुझाऊंगी, आप पहले ही आजमा चुकी होंगी। लेकिन जब उन्होंने जोर दिया तो मैंने कहा, गर्मी के मौसम में शरीर को ठंडक देने की आवश्यकता होती है। घी, जो आमतौर पर लाभकारी होता है, इस समय बहुत भारी है। हल्की छाछ में थोड़ा जीरा और ताजा पुदीना मिलाकर दें। साथ ही प्रबल पिष्टी नामक जड़ी बूटी के साथ शहद भी मददगार हो सकता है। और सबसे जरूरी बात, ये सुनिश्चित करें कि वो तनाव में न हो। कैकेयी ने मुझे तीखी नजर से देखा, ये जांचने के लिए कि क्या मेरी आखिरी बात उनके प्रति कटाक्ष थी। फिर उन्होंने मुझे बीच में रोक दिया। जरूरत नहीं, मैंने फिर जीत हासिल कर ली थी। आगे कैकेयी ने कहा, मैंने सुना है कि तुम हथियारों के इस्तेमाल में भी प्रशिक्षित हो। मैं तुम्हें तलवारबाजी में एक द्वंद्व युद्ध के लिए आमंत्रित करती हूँ। देखते हैं एक मिथिला की राजकुमारी कितनी कुशल है। अब मैंने राहत की सांस ली और कहा, मैं ये केवल आपकी जिद पर कर रही हूँ, लेकिन मैं अपने तरीके से लड़ूंगी। द्वंद्व युद्ध की शुरुआत हुई। दोनों एक दूसरे की नब्ज। क्या आप इस अनुवाद में कुछ और जोड़ना या सुधार करना चाहेंगे? हे देवी, मैंने सोचा, आप मुझे ये चुनौती क्यों देती हैं, जब सब कुछ ठीक चल रहा है और मैं अयोध्या को अपना घर मानने लगी हूँ। तभी मुझे एकदम से जवाब मिला,
इतना तेज और चमकदार कि मैंने पलकें झपका ली। क्योंकि यह उस अंधेरे भाग्य का हिस्सा है जो तुम्हें अज्ञात है और धीरे धीरे सामने आ रहा है। ये तुम्हें उन कई लड़ाइयों के लिए थोड़ा तैयार करेगा जो तुम्हें लड़नी होंगी। लड़ाई? मैं? कैसी लड़ाइयाँ? कैके ने शायद देखा कि मैं विचलित थी। उसने अचानक अपनी तलवार से मेरे कंधे की ओर वार किया और मुझे उसकी तेज नोक से बचने के लिए पीछे हटना पड़ा। हम एक दूसरे के चारों ओर घूमने लगे। कैके अपनी तलवार को दाएं हाथ से बाएं हाथ में बदल रही थी। वह दोनों हाथों से समान रूप से लड़ सकती थी। ये एक अतिरिक्त चुनौती थी। मैंने हल्के और तेज कदमों से चलने की कोशिश की, इस ओर और फिर उस ओर छलावा देते हुए ये अंदाजा लगाने की कोशिश की कि वह क्या करेगी और उसकी कमजोरी क्या हो सकती है। उसका फायदा साफ था, वह इस लड़ाई को चाहती थी, जबकि मुझे इसमें अनिच्छा से धकेला गया था। कैके पारे की तरह तेजी से चल रही थी। उसकी आंखें बिना पलक झपकाए मेरी आंखों पर टिकी हुई थी। फिर वो आगे बढ़ी। मैंने उसकी रणनीति समझी। वह मुझे दीवार या किसी कोने में धकेलना चाहती थी और यही उसकी कमजोरी हो सकती थी। वह इसे जल्दी से करने की कोशिश करेगी। उसे पता था कि मुझमें उससे अधिक सहन शक्ति थी। शायद अपनी जल्दीबाजी में वह कोई गलती कर बैठे, जैसा मैंने सोचा था। कैके ने अपने लाभ को दबाया, तलवार से वार करते हुए। उसके तलवार के वार हर बार अलग थे, लेकिन हमेशा क्रूर। कभी कभी तलवार सीधे मेरी ओर आती और कभी यह हवा में अर्धवृत्त या 8 का आकार बनाती। मैंने 2 बार उसके पीछे जाने की कोशिश की ताकि उसे गला पकड़कर जकड़ सकूं, लेकिन हर बार उसने मेरी चाल को भांप लिया और अपनी तलवार से मुझे रोक दिया। और हमेशा वो आगे बढ़ती रही, मुझे अनिवार्य रूप से दीवार की ओर धकेलती हुई, अपनी तलवार को इतनी तेजी से चलाते हुए कि मैं उसकी रक्षक घेराबंदी से बच न सकूं। मेरा एक हिस्सा कह रहा था, उसे जीतने दो, इससे क्या फर्क पड़ता है। मैं बाद में राम को समझा सकती थी कि मैंने जानबूझकर उसे जीतने दिया। वह समझेंगे और शायद इसे अधिक राजनीतिक निर्णय मानकर प्रशंसा करेंगे, क्योंकि इससे कैके खुश हो जाती और वह मुझे और विस्तार में राम और उनकी माँ को शांति से रहने देती। कैके ने फिर मुझ पर वार किया। उसके दांत शिकार की मुस्कान में चमक रहे थे। उसने ये समझ लिया था कि मैं उसकी कुशलता से भयभीत थी और यह एक तेज, आसान जीत होगी। नहीं, मैंने सोचा, मैं हार नहीं मानूंगी। अपनी माँ के लिए, जिन्होंने परंपरा के खिलाफ जाकर ये सुनिश्चित किया कि मैं आत्मरक्षा करना सीखूं। कौशल्या के लिए, जो कैके के अंतहीन तानों को सहन करती रहती कि उनकी बहू कमजोर और डरपोक है। और मिथिला के लिए, अपने मातृभूमि के लिए, ये साबित करने के लिए कि वहाँ की महिलाएं, जो सामान्यतः शांतिप्रिय होती हैं, उकसाए जाने पर कितनी खतरनाक हो सकती है। दीवार अब मेरे कंधों को छूने वाली थी। चीजों को पलटने का मेरा एकमात्र मौका कुछ जोखिम भरा और अप्रत्याशित करने में था। जैसे ही कैके ने अपनी तलवार वापस खींची ताकि वो फिर से वार कर सके और मुझे दीवार के खिलाफ बेध सके, मैंने हवा में ऊंचा उछाल मारते हुए जोर से चिल्लाया और उसकी तलवार पकड़े हाथ पर लात मारी। कैके का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया और उसकी तलवार हवा में उड़ गई। वो अपना कलाई पकड़कर झुक गई। मुझे उसे चोट पहुंचाने का बुरा लगा, लेकिन मैं समय बर्बाद नहीं कर सकती थी। मैंने उसे पीछे से पकड़ लिया और अपने हाथ को उसकी गर्दन के चारों ओर कसकर तब तक रखा जब तक उसने अपने हाथ उठाकर हार मानने का संकेत नहीं दिया। मैंने सोचा था कि कैके क्रोधित होगी, शायद मुझे कोसेगी या मुझे यहाँ से जाने का आदेश देगी। लेकिन जैसे ही उसने अपनी सांसें संभाली, उसने पहले जो किया वह था एक पछतावे भरी हंसी में फूट पड़ना। एक छोटी सी लड़की ने मुझे हरा दिया, उसने सिर हिलाते हुए कहा। मुझे यही मिलता है तुम्हें कम आंकने के लिए। ओह, मैं इसे कभी नहीं भूल पाऊंगी। किसी को जानने की जरूरत नहीं है, मैंने कहा। उसने मुझे देखा, उसकी भौहें आश्चर्य में ऊपर उठीं। मैं तो किसी को बताने की योजना नहीं बना रही, मैंने कहा, सिवाय राम के।
क्योंकि मैं उन्हें सब कुछ बताती हूँ। लेकिन मैं उनसे इसे गुप्त रखने के लिए कसम खिलाऊंगी। मुझे उम्मीद है कि मैंने आपका हाथ ज्यादा चोटिल नहीं किया। मैं आपके लिए हल्दी और गुग्गुल का लेप ला सकती हूँ। इस बार उसने मुझे इस तरह देखा जैसे मुझे फिर से परख रही हो। क्या उसकी नजर में थोड़ा सा सम्मान था? तुम वैसी नहीं हो जैसा मुझे बताया गया था, उसने कहा। इससे पहले कि मैं पूछ पाती कि उसका सूत्रधार कौन था, उसने ताली बजाई और कई सेवक, जो सभी साधारण चेहरे वाले थे, अगर कुरूप नहीं तो गर्म और ठंडे पानी के कटोरे लेकर आए, जिनमें चमेली की पंखुड़ियों की सुगंध थी। मोटे मुलायम कपड़े हमारे चेहरों को पोंछने और चंदन हमारे शरीर पर लगाने के लिए लाए गए। जब हमने खुद को साफ किया तो एक और दासी एक सोने की थाली लेकर आई। उससे कैकेयी ने एक सुंदर मोती और सोने की हार उठाया जो असामान्य कारीगरी का था। कैकेयी, मेरे पिता के राज्य से, उसने कहा गर्व के साथ, लेकिन अनपेक्षित रूप से उदासी से भरे एक आह के साथ। मुझे ये कितना याद आता है, हालांकि मुझे इसे छोड़े हुए दशकों हो गए हैं। क्या आप कभी वहां जाती नहीं? मैंने पूछने की हिम्मत की। नहीं, राजा दशरथ मुझे जाने नहीं देते। मुझे लगता है कि ये कीमत है जो मैं उन्हें ये सोचने देने के लिए चुकाती हूँ कि मैं अपरिहार्य हूँ। सौभाग्य से उन्हें ये बुरा नहीं लगता अगर मैं भरत को भेज दूं, इसलिए मैं ऐसा अक्सर करती हूँ। भरत के चाचा और दादा उसे बहुत प्यार करते हैं और वे हमेशा शत्रुघ्न को भी साथ आने के लिए आमंत्रित करते हैं। लड़कों का वहाँ बहुत अच्छा समय गुजरता है और उनके माध्यम से हम समाचार और उपहारों का आदान प्रदान कर पाते हैं। ये रानी का जीवन है जो समझौतों से भरा है। तुम्हें ये जल्द ही पता चल जाएगा। उसने हार को मेरे गले में पहना दिया जहाँ ये भारी और शाही लग रहा था, और मेरी प्रशंसा की कि ये मुझ पर कितना अच्छा लग रहा है। बाकी समय हमने भोजन किया। सेवक हमारे लिए कैकेयी के व्यंजन परोसते रहे जो मुझे मानना पड़ा बहुत अच्छे थे, और बातें की। हमने मेरे मिथिला के पालन पोषण और उसके कैकेयी में बिताए बचपन और अयोध्या में जीवन के अंतर के बारे में चर्चा की। उसने मुझे महल की महिलाओं के बारे में बताया, किससे बचना चाहिए क्योंकि वे मूर्ख हैं, और किससे सावधान रहना चाहिए क्योंकि वे खतरनाक हैं। मेरी अपेक्षाओं के विपरीत मैंने पाया कि मैं आनंद ले रही थी। कैकेयी की तीखी हास्य प्रवृत्ति थी जिसे वह अक्सर अपने ऊपर भी लागू करती थी। अपने नवविवाहित दिनों की मूर्खताओं की मजेदार कहानियां साझा करती थी। उसने लोगों के बारे में शर्मनाक तथ्य बताने में खुशी पाई, और उसकी ऐसी बुद्धिमत्ता थी कि उसने मुझे ये महसूस कराया कि वह और मैं अपनी श्रेष्ठ बुद्धिमत्ता और करिश्मे में बाकी सबसे ऊपर है। मुझे अच्छी तरह समझ आया कि दशरथ अब भी उनसे इतने मोहित क्यों हैं। मेरी यात्रा के अंत में कैकेयी मुझे अपने कक्ष के द्वार तक छोड़ने आई। एक बेहद मधुर मुस्कान बिखेरी और मुझे गले लगाया। मैंने भी मुस्कुराकर जवाब दिया। हालांकि मुझे अंदाजा था कि वह मुझे जानबूझकर आकर्षित करने की कोशिश कर रही हैं, फिर भी मुझे उनका स्वभाव अच्छा लगा। आखिरकार राजपरिवार में एक और महिला है जो बुद्धिमान और साहसी है, और सुंदर भी। उन्होंने विदा लेते समय कहा, मैं तुम्हारे साथ कई चर्चाओं का इंतजार कर रही हूँ। राम से कहना कि उन्होंने एक बेहतरीन चुनाव किया है। तुम उनके लिए एक आदर्श साथी बनोगी और एक परिपूर्ण रानी भी। उनकी इस बात की प्रशंसा से मैं अपने कक्ष तक आते आते खुशियों में डूबी रही। जब राम अयोध्या लौटे तो मैंने उन्हें अपनी यात्रा के बारे में बताया। वो तुरंत सतर्क हो गए, और जब मैंने कैकेयी के साथ हुई बातचीत का वर्णन किया तो वो गुस्से में आ गए। उन्होंने ये सुनिश्चित करने के लिए मेरा पैर जांचा कि मुझे कोई चोट तो नहीं लगी, और अपनी लंबे संवेदनशील उंगलियों से मेरे तलवे पर ध्यान से हाथ फिराया। उनके होठों पर असंतोष की रेखा खिंच गई थी। मैंने उन्हें कुछ देर परेशान होने दिया क्योंकि मुझे उनकी ये चिंता अच्छी लगती थी, लेकिन अंततः मैंने उन्हें आश्वस्त किया कि मैं ठीक हूँ। मैं खुश हूँ कि सब ठीक रहा, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे समझ नहीं आता कि कैकेयी माँ ने ऐसा खतरनाक काम क्यों किया। वह एक जटिल व्यक्तित्व है जिन्हें समझना कठिन है।
उन्होंने मुझे हमेशा अच्छा ही व्यवहार दिया है, लेकिन मेरी माँ को काफी दुख पहुँचाया है। वह बहुत बुद्धिमान है और इसे अच्छी तरह जानती है। शायद यही वजह है कि उनकी अन्य रानियों से नहीं बनती। वह अपना समय दरबार के मामलों को समझने में लगाना पसंद करती है। पिताजी ने उनके लिए एक विशेष ढकी हुई बालकनी बनवाई है ताकि वह सभा सत्रों में बिना दिखे शामिल हो सकें। और अक्सर बाद में वह पिताजी को सलाह देती है कि क्या किया जाना चाहिए और किन लोगों से सतर्क रहना चाहिए। खैर, अच्छा यही होगा कि तुम उनसे दूर रहो। मैंने सहमति जताई। मैंने कैकी के साथ अपनी यात्रा का आनंद लिया था, लेकिन राम सही कह रहे थे। कैकी की हर चाल में मुसीबत की झलक थी, उनके सुंदर और सावधानी पूर्वक सजे धजे व्यक्तित्व में भी। और मुझे जानबूझकर मुसीबत के पीछे भागने में विश्वास नहीं था। अगर वह आंतरिक आवाज, क्या वह देवी की आवाज थी जो मैंने हमारी चुनौती के दौरान सुनी थी, उस पर विश्वास किया जाए तो मुसीबत मुझे खुद ढूंढने वाली थी। उस रात जब हम लगभग सोने ही वाले थे, मुझे कुछ और याद आया। मैंने राम का कंधा थपथपाया जब तक कि उन्होंने अपनी आंखें नहीं खोली। कैकी की सभी दासियां इतनी बदसूरत क्यों हैं? तुम्हें क्या लगता है ऐसा क्यों है? मुझे पता है कि वह सुंदर लड़कियों को काम पर रखने का खर्च उठा सकती है। क्या ये इसलिए है क्योंकि वह हमेशा खुद को कमरे की सबसे सुंदर महिला के रूप में देखना चाहती हैं? राम हंस पड़े, लेकिन फिर उन्होंने कहा, नहीं, कैकी अपनी सुंदरता और पिताजी पर अपने प्रभाव को लेकर इतनी आत्मविश्वास से भरी हुई है कि उन्हें ऐसी चीजों की परवाह नहीं। मुझे लगता है कि इसका कारण मंथरा है, उनकी दाई, जो शादी के समय उनके साथ अयोध्या आई थी। क्या तुम्हें पता है कि कैकी की माँ का निधन उनके जन्म देते समय हो गया था? मंथरा ने ही उन्हें पाला था। दोनों एक दूसरे के बहुत करीब हैं, और जहाँ कैकी का सवाल है, मंथरा शेरनी की तरह उनकी रक्षा करती है। मंथरा कुबड़ी है, इसलिए कैकी सुनिश्चित करती है कि वह किसी ऐसी महिला को काम पर न रखें जिसकी सुंदरता मंथरा को और खराब महसूस कराए। मुझे याद नहीं कि मैंने किसी कुबड़ वाले को देखा हो। मैंने कहा, तुमने उसे नहीं देखा होगा। राम ने कहा, वह नए लोगों के सामने आने में बहुत संकोच करती है, लेकिन यकीन मानो उसने तुम्हें देखा होगा, शायद कहीं किसी झिरी से। और बाद में कैके को पूरी रिपोर्ट दी होगी कि उसने क्या सोचा, और उसने जो कहा उसका असर इस बात पर पड़ेगा कि अगली बार जब तुम कैके से मिलोगे तो वह तुम्हारे साथ कैसे पेश आएगी। इस विचार से कि मुझे चुपचाप देखा गया होगा, मैं असहज हो गया और सिहर उठा। थोड़ी देर बाद मैंने कहा, तो मंथरा को तुम्हारी वाकई में बहुत पसंद होगी, क्योंकि कैके हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार करती है। लेकिन राम सो चुके थे और उन्होंने मुझे जवाब नहीं दिया। कौशल्या और मैं राज मंदिर जा रहे थे, जो संगमरमर का सुंदर और भव्य ढांचा था, जहां दर्जनों पुजारियों द्वारा जोर शोर से पूजा अर्चना की जाती थी। राम का जन्मदिन नजदीक आ रहा था और वह उनके लिए एक बड़ा पूजा समारोह आयोजित करना चाहती थी। हम आंगन से गुजर रहे थे, जहां रंगों के अनुसार छोटे छोटे पौधे कतारों में लगाए गए थे और उन्हें लकड़ी के सहारे से बांधा गया था ताकि वे सीधे खड़े रहें। मैंने उनकी ओर कुछ उपचारात्मक ऊर्जा भेजी और उनकी कृतज्ञता महसूस की। महल के बगीचों में थोड़ा स्वाभाविकपन और सहजता की जरूरत थी, और थोड़ी रणनीति के साथ मैं इसे संभव बना सकती थी। अगली बार जब दशरथ हमारे यहाँ रात्रिभोज के लिए आएंगे, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि मैं अपने पसंदीदा पौधों को वहाँ लगवा सकूं। मुझे विश्वास था कि वो सहमत हो जाएंगे। उन्हें बगीचों में खास रुचि नहीं थी। जो थोड़ा समय उनके पास होता, वे उसे महल के अंदर बिताना पसंद करते थे, जहाँ नमी से ठंडे किए गए पर्दे और जटिल वायु प्रवाह से ठंडक मिलती थी। साथ ही मुझे भरोसा था कि वो हाँ कह देंगे, क्योंकि पिछले कुछ महीनों में मैंने उनसे सही तरीके से बात करना सीख लिया था, ताकि उन्हें ऐसा न लगे कि उनके अधिकार को चुनौती दी जा रही है। नतीजतन वह मुझसे काफी लगाव रखते थे और अक्सर मेरी बातों को बेटी की तरह मान लेते थे। मेरे कक्षों में रात्रिभोज के दौरान वह मुझसे ऐसे मजाक करते जैसे किसी और से नहीं करते, यहाँ तक कि राम से भी नहीं। वह मेरे लिए छोटी छोटी चीजें लाते,
मिठाइयाँ, एक गाने वाला पक्षी, झुमके की एक जोड़ी। कभी कभी भोजन के बाद वह अपना भारी मुकुट उतार देते और मुझसे सिर की मालिश करने को कहते। वह गंजे हो रहे थे, मेरे पिता की तरह, और जब मैं उनके सिर पर गरम बादाम के तेल से मालिश करती तो मेरे मन में एक स्नेह की लहर उठती। कौशल्या के साथ चलते हुए मैं कुछ पल खुशी से सपने देखने में व्यस्त रही। मैं दीवारों पर मल्लिका लता या गुलाबी माधवी लता की बेलें लगवाऊंगी ताकि कटे हुए पत्थरों की कठोर रेखाएं नरम हो जाएं। पेड़ों के बीच से होकर एक झरना बहेगा, पत्थरों पर छलकता हुआ। एक कोने में चमेली की बेलों से घिरा एक स्थान निजता प्रदान करेगा, और इधर उधर छोटी छोटी जगहों पर मैं मिथिला के सुगंधित जड़ी बूटियां लगाऊंगी जो अब खत्म होने लगी थी। मेरे सुखद सपनों से मुझे बाईं ओर महल के ऊपरी हिस्से में एक हलचल ने बाहर निकाला। संरचना की पूरी लंबाई में बनी झरोखे वाली गैलरी के पीछे एक आकृति हमारे साथ साथ चल रही थी। वह एक बच्चे के आकार की थी, लेकिन उसकी चाल लंगड़ाती और असमान थी। क्या वह कोई जानवर था? शायद रानियों में से किसी का पालतू बंदर? फिर मुझे समझ आया। मैंने चुपचाप कौशल्या का हाथ खींचा। आह, तुमने मंथरा को देख लिया, वो कुबड़ वाली। कौशल्या ने नापसंदगी से मुंह बनाते हुए कहा। हमारी यहाँ की जासूस। वह कैकी के पिता के घर से दहेज में उसके साथ आई थी। मैं नहीं समझती कि कैकी के पिता ने क्या सोचकर ऐसा किया होगा। मंथरा किसी काम की नहीं है। अरे, वो तो ठीक से खड़ी भी नहीं हो सकती। वह कैकी के प्रति बहुत वफादार है, ये जरूर है, लेकिन मुझे नहीं लगता कि वह कैकी पर अच्छा प्रभाव डालती है। वह अक्सर कैकी के नखरों को बढ़ावा देती है। आह, अब मुझे समझ आया कि दशरथ इस बात पर इतना जोर क्यों देते थे कि हम अपने माता पिता के घर से अपने सेवक न लाएं। हम दोनों के बीच की बात है, कौशल्या ने कहा। उनकी आवाज धीमी हो गई। राजा दशरथ मंथरा से छुटकारा पाना पसंद करेंगे, लेकिन पिछली बार जब उन्होंने सुझाव दिया कि उसे उसके गांव वापस भेज दिया जाए, कई उपहारों के साथ, ताकि वह अपने बुढ़ापे का आनंद ले सके, तो कैकेयी ने गुस्से में अपने कक्ष में खुद को बंद कर लिया। तुम्हें पता है कि उसके कक्ष में एक गुस्से का कक्ष है? मैं समझ नहीं पाती कि दशरथ ये कैसे सहन कर लेते हैं। वह निश्चित रूप से मुझे ऐसा कुछ रखने की अनुमति नहीं देते, हालांकि मैंने कभी ऐसा कुछ चाहा भी नहीं। बहरहाल कैकेयी ने अपने सभी गहने और रेशमी कपड़े उतार दिए और कुछ भी खाने पीने से मना कर दिया, जब तक कि दशरथ माफी नहीं मांग लेते और वादा नहीं करते कि मंथरा अयोध्या में जब तक चाहे रह सकती है। कौशल्या की आवाज में आक्रोश था कि एक साधारण पत्नी ऐसा कर सके, लेकिन उसके नीचे मैंने एक हल्की सी लालसा भी सुनी। तो मेरे पराक्रमी ससुर, जो अयोध्या से घिरे सभी राज्यों द्वारा सम्मानित और भयभीत थे, कैकेयी की इच्छा के सामने झुक गए थे। क्या यह केवल उनके आकर्षण का असर था, या कोई और कारण था जिसके चलते उनके पास इतना अधिकार था? मुझे भी क्रोध कक्ष के विचार ने आकर्षित किया। मैंने उस खूबसूरत रानी को इस कमरे में बाघिन की तरह चक्कर लगाते हुए कल्पना की, अपने गुस्से को भड़काते हुए उस असहाय दशरथ पर झपटने के लिए तैयार, जिसे वह जानती थी कि वह उससे दूर नहीं रह पाएंगे। मिथिला में जब कभी मेरी माँ मेरे पिता से नाराज होती, अधिकतर इसलिए क्योंकि लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठाते थे, वह उन्हें साफ साफ बता देती। कभी कभी वो अपनी आवाज ऊंची कर लेती। एक दो बार वो रोई भी थी, लेकिन आमतौर पर वे अपने कक्ष में जाकर बिना किसी अत्यधिक नाटक के अपने मतभेद सुलझा लेते थे, और इसके बाद वे पहले से भी ज्यादा करीब नजर आते थे। बड़े होते हुए मैंने सोचा था कि इस तरह का शांतिपूर्ण संवाद सामान्य होता है। अब मुझे पता चला कि मेरे माता पिता कितने भाग्यशाली थे और उनका रिश्ता कितना खास था। प्रेम विरोधाभासों से भरा होता है। कभी कभी वह व्यक्ति जिसे आप प्यार करते हैं आपको कमजोर बनाता है, और कभी कभी वो आपको एक मजबूत इंसान बना देता है। लेकिन ये बेहद अलग बदलाव किन परिस्थितियों में होते हैं? और क्या राम का प्रेम मेरे पिता की तरह होगा या दशरथ की तरह? अगर हम किसी बात पर गहराई से असहमत हुए तो उनकी क्या प्रतिक्रिया होगी?
मैंने इस विचार को मजबूती से परे धकेल दिया। मैंने उम्मीद की कि कभी मुझे इसका कारण जानने की जरूरत ही न पड़े। उस क्रोध कक्ष की घटना के बाद से कौशल्या कह रही थी, मंथरा ऐसा बर्ताव करती है जैसे उसके पाँव जमीन पर नहीं पड़ते। वह तो अब काम का दिखावा भी नहीं करती, बस महल में इधर उधर घूमती रहती है, देखती और सुनती रहती है, राज खोदती है और अपनी मालकिन को रिपोर्ट करती है। मुझे तो उससे सिहरन होती है। उम्मीद है कि वो तुम्हारा पीछा करना जल्द ही छोड़ दे। मैंने भी यही उम्मीद की। भले ही मेरे पास छुपाने के लिए कोई राज नहीं थे, लेकिन मंथरा मुझे एक अजीब सी असहजता से भर देती थी, जिसे मैं समझा नहीं सकती थी। मैंने सावधानी पूर्वक देखा, बिना ये जताए कि मैंने उसे नोटिस किया है। वो वही थी, हमारे ऊपर। हालांकि उसके लिए हमारे साथ बने रहना मुश्किल और दर्दनाक रहा होगा, जब तक हम महल के उस हिस्से से आगे नहीं निकल गए। काफी देर तक मैं अपने दिमाग में उसकी देह की दीवार से टकराने और घिसकने की आवाज सुनती रही और उसकी अदृश्य आंखों को अपने ऊपर महसूस करती रही, जो ठंडी और परखती हुई थी। इससे मुझे घिन महसूस हुई। फिर मुझे उसके प्रति ऐसी नकारात्मक भावना रखने पर अपराध बोध हुआ, क्योंकि भाग्य उसके प्रति इतना निर्दयी रहा था। इसलिए मैंने इस घटना के बारे में राम से कुछ नहीं कहा। तो दोस्तों, आज का चैप्टर यही खत्म होती है। अगले चैप्टर के लिए बने रहें, जो जल्द ही अगले वीडियो में आएगा। अगर आपको ये ऑडियो बुक पसंद आया हो तो कृपया लाइक करें और अपने विचार कमेंट में शेयर करें। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि हमारे आने वाले ऑडियो बुक का आपको तुरंत नोटिफिकेशन मिल सके। आपका समय देने के लिए धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे अगले चैप्टर के साथ।